हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल ज्यूरिस वेदा। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में, टॉर्ट की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में, ऑरिजिन क्या है टॉर्ट्स का कि कहां से वो वर्ड आया है, वो चीज नेचर क्या है, उसके क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट से डिस्टिंक्शन क्या है, ताकि जो भी लॉ स्टूडेंट है वो आगे जाकर उसका एप्लीकेशन जो है वो सही से अप्लाई कर सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम डेफिनेशन और मीनिंग पे। डेफिनेशन जो है टॉट की वो सालमन ने दी थी, उसको बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं कि टॉट वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ था। टॉट वर्ड एक लैटिन शब्द है जो आया था टॉटम से, जिसका मीनिंग होता है ट्विस्टेड और क्रूप्ड। ट्विस्टेड और क्रूप्ड का मतलब होता है, एक बहुत ही सिंपल चीज है कि ट्विस्टेड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, मरोड़ना, किसी चीज को तोड़ मरोड़ के काम करना। उसका मतलब होता है ट्विस्टेड या फिर क्रूप्ड। अब मान लीजिए आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं और आपने किसी व्यक्ति को ठोक दिया, किसी व्यक्ति को ठोका, उसको इंजरी पहुंची, उसको चोट पहुंची, तो वो आपसे कंपनसेशन क्लेम करता है कि नहीं, आप, मेरा हाथ टूटा है, मेरा ये हॉस्पिटल का बिल भरिए। तो ये किस में ट्रीट होता है? ये टॉर्ट के अंदर ट्रीट होता है। सिंपल सी भाषा में कहे तो सीधे काम को उल्टी तरीके से करना, जिससे किसी और पर्सन को चोट पहुंचे या फिर उसकी कोई इंजरी हो, उसका कोई डैमेज हो और वो केस फाइल करे उसके कंपनसेशन के लिए, उसको टॉर्ट कहते हैं। अब टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल में होता है कि जो भी एक इंडिविजुअल रॉन्ग करता है वो किसी एक इंडिविजुअल के राइट्स को अफेक्ट करता है, ना कि सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करता है। अगर सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करता तो क्या होता? क्राइम होता। और इसका जो गोल है वो कंपनसेशन देना है। वो कंपनसेशन देना है, कंपनसेशन देना है, ना कि पनिशमेंट देना। प्राइमरी गोल, जो सोल गोल है टॉर्ट का, उसको वो है कंपनसेशन देना, ना कि किसी को पनिशमेंट देना। एक प्राइवेट पार्टी, ये रहा एक प्राइवेट पार्टी, ये रही एक प्राइवेट पार्टी, एक प्राइवेट पार्टी दूसरे प्राइवेट पार्टी को सू करती है। क्यों सू करती है? क्योंकि किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ा होगा, उसका कुछ मॉनिटरी, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, रेपुटेशनल, ये सारे डैमेजेस हुए होंगे, तो फिर वो उस पर केस करेगी, जो भी है उसको सू करेगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर किसी के या फिर आपकी ही डॉग ने, आपका जो पेट डॉग है, उसने किसी पर्टिकुलर इंसान को बाइट किया और उसने जो है, जो भी इंजेक्शन उसको लगता है, बोलते हैं कि 14 इंजेक्शन लगता है, मेरे को नहीं पता कितने इंजेक्शन लगता है, जो भी इंजेक्शन लगता है, उसने बोला कि आपके डॉग ने बाइट किया है, आपको संभाल के रखना चाहिए था, मेरे को इतना कंपनसेशन चाहिए। तो वो किसके अंडर ट्रीट होगा? वो टॉर्ट के अंडर ट्रीट होगा। अब आते हैं सालमन की डेफिनेशन पे, जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है टॉर्ट की, वो है सालमन की। क्यों सालमन की डेफिनेशन एक्सेप्टेड है? वो कहते हैं अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब सबसे पहले ये समझते हैं कि वो कहते हैं कि टॉर्ट जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से आता है, दो पार्टी के म्यूचुअल एग्रीमेंट से। म्यूचुअल एग्रीमेंट का अगर ब्रीच हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है, वो टॉर्ट में नहीं आएगा। अब आते हैं सालमन की डेफिनेशन पे। सालमन जो है, सालमन ने कहा कि एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ में दी गई है, और किस चीज के लिए? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम करने के लिए। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है ऐसे डैमेजेस जो प्री डिसाइडेड नहीं रहते हैं, जो कोर्ट डिसाइड करती है, टोटली कोर्ट डिसाइड करती है, उसको क्या कहते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। डॉग बाइट का हुआ कि इंजेक्शन कितने लगे हैं, कितने नहीं लगे हैं, कि उस आदमी की कितनी क्षमता है देने की अपने पॉकेट से, तो कोर्ट वो डिसाइड करती है। वो कोर्ट पे निर्भर करता है कि कोर्ट किस बेसिस पे उसको कंपनसेशन देती है, कितना कंपनसेशन देती है, ये सब कोर्ट डिसाइड करेगी, इसलिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। वही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, उसमें डिसाइडेड रहता है कि इतना फिक्स अमाउंट आप मुझे देंगे इस ब्रीच पे, इसीलिए वो टॉर्ट के अंदर नहीं आता, या फिर टॉर्ट के केसेस उसके अंदर ट्रीट नहीं किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ ज्यूरिस्ट हैं, जैसे विनफील्ड है, फ्रेजर है, क्लार्क एंड लेंसल है, उनके डेफिनेशन भी पढ़ने काफी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उनके भी डेफिनेशन वाइडली एक्सेप्टेड है। जैसे विनफील्ड ने कहा था, विनफील्ड ये कहते हैं कि एक ही पर्सन जो
बार बार वायलेट करता है किसी लीगल ड्यूटी को जो सबको दी गई है, ओड टू एवरीवन है, यानी कोई भी टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी primarily fixed by law. Such a duty is towards person generally, and its breach is redressable by an action or unliquidated damages. अब इन्होंने सिर्फ एक सिविल रॉन्ग की बात नहीं की है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है जो फिक्स्ड बाय लॉ होती है, यानी एक ऐसा कोई ड्यूटी जो हर किसी के पास है, हर किसी को निभाना है, किसने फिक्स की गई है, लॉ लॉ द्वारा फिक्स की गई है। अगर वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी ब्रेक होती है, इन्फ्रिंज होती है, तो वो जो सामने वाला इंसान है, जिसको भी जो भी विक्टिम है, वो क्या क्लेम कर सकता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ये विनफील्ड कहते हैं। फ्रेजर कहते हैं कि टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन। या राइट इन रेम का मतलब होता है कि ऐसी कोई लीगल ऐसा कोई राइट जो कि इन्फोर्सिबल होता है अगेंस्ट द वर्ल्ड, जो किसके होता है, अगेंस्ट द वर्ल्ड होता है। इन्फोर्स किसके पास है, मतलब इन्फोर्स किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट द वर्ल्ड है। जैसे प्रॉपर्टी का केस है, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पे पूरे वर्ल्ड में कोई भी आदमी इसको ट्रेसपास नहीं कर सकता, वरना वो क्या कि जो भी जिसकी भी प्रॉपर्टी हो क्या क्लेम करेगा, वो टॉर्ट क्लेम करेगा। ट्रेसपास एक टॉर्ट है, इट्स अ टाइप ऑफ टॉर्ट, जो आगे हम पढ़ेंगे। क्लार्क एंड लिंडसेल ने कहा था रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ टॉर्ट। और वही रेमेडी जो है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, कॉमन लॉ के अंडर रेमेडी वो मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं, की फीचर्स ऑफ टॉर्ट। अभी तक हमने पढ़ा कि वो सिविल रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि बिटवीन इंडिविजुअल्स होता है, एक स्टेट के बीच में नहीं होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब कोर्ट डिसाइड करती है, कंपनसेशन प्री डिसाइडेड नहीं होता है। फिर आते हैं इंडिपेंडेंट लीगल ड्यूटी होती है, सबकी एक इंडिपेंडेंट लीगल ड्यूटी है जिसको निभानी है, कि आपको गाड़ी धीरे चलानी है कि तेज चलानी है, धीरे चलानी है। ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड बाय लॉ, इम्पोज कौन करती है, लॉ करती है। स्पीड कौन डिसाइड करता है, लॉ डिसाइड करता है। जो भी चीज है, ऑब्लिगेशन जो भी ड्यूटी है, कौन इम्पोज करती है, लॉ इम्पोज करती है। और एक एग्रीमेंट के बीच में नहीं होता, गवर्नमेंट और आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है कि आप इतने 40 की स्पीड में चलेंगे या फिर आप 50 की स्पीड में चलेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट कब होगा, जब कोई दो इंडिविजुअल पार्टी है या फिर दो पार्टीज हैं या दो ग्रुप है जिनके बीच में एग्रीमेंट है कि आप ये करेंगे, अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर आप इतना कंपनसेशन हमें देंगे, आप इतना जो भी पेनल्टी है वो आप भरेंगे, ये सब चीजें। पर्पस क्या है टॉर्ट का, कंपनसेशन देना है, पनिशमेंट देना बिल्कुल नहीं है, पर्पस सिर्फ कंपनसेशन देना है, इसीलिए वो सिविल रॉन्ग के अंदर आता है। अगर पनिशमेंट देना होता है तो फिर वो आता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए ये आपका कैफे है, आपने पोछा लगाया, इस पे मॉप किया फ्लोर को, फ्लोर मॉप्स द फ्लोर का मतलब होता है पोछा लगाना। पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद आप एक साइन देना भूल गए, यहाँ पर एक साइन देना भूल गए कि ये वेट फ्लोर है, ठीक है, पुट वेट फ्लोर साइन। तो आप वेट फ्लोर का साइन देना भूल गए। एक कस्टमर आता है, ये कस्टमर आता है और ये अपना आया, उसने पढ़ा नहीं है साइन, क्योंकि था ही नहीं, पढ़ेगा कैसे। आया, फिसल गया, फिसला, गिरा और इसने ये वाला हाथ अपना तोड़ लिया। जब ये वाला हाथ तोड़ लिया तो क्या ये सू कर सकता है इसको, क्या इसके ओनर को वो सू कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इट्स एन ओनर्स ओमिशन, ओनर की गलती है जिसने हार्म पहुंचाया है, किसको, इस कस्टमर को हार्म पहुंचाया है। तो ये किस में आएगा, दिस इज अ टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। जैसे टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास था पहले हमने जाना, वैसे ही टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस होता है, टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस भी होता है, काफी सारे कैटेगरीज होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एंड द कस्टमर कैन क्लेम डैमेजेस फॉर इंजरी, कस्टमर क्या क्लेम कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं टॉर्ट के। क्यों? क्योंकि टॉर्ट का जो एप्लीकेशन है, ताकि हम वो उसको कोर्ट में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास केस आया, आपको डालना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में है, कि कौसी कॉन्ट्रैक्ट में है, कि क्राइम में है, कि टॉर्ट में है, इसलिए ये डेफिनेशन जानना जरूरी है। नेचर ऑफ ड्यूटी से पहले समझते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी कौन इंपोज करती है? इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ इन केस ऑफ टॉर्ट। इट इज इम्पोज्ड, जो ड्यूटी क्रिएट होती है कॉन्ट्रैक्ट में, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा होती है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। कौसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि जैसे मान लीजिए ए बी सी पार्टी है। अब ए बी सी पार्टी है, मान लीजिए ए एक डिलीवरी वाला है, बी ने कुछ मंगाया है, लेकिन ए ने गलती से डिलीवर कर दिया सी को, और सी उसका बहुत अच्छे से यूज कर रहा है।
तो भले यहाँ ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन लॉ जो है, ताकि अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो, प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, तो वो एक एज अ कॉन्ट्रैक्ट ही मानेगी उसको, भले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन लॉ की नजरों में वो कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। अब आते हैं क्राइम पे। ड्यूटी कौन इंपोज करता है? इट्स बाय लॉ होता है, लेकिन अगेंस्ट किसके होता है? सोसाइटी। इसमें अगेंस्ट किसके होता है? एक प्राइवेट इंडिविजुअल के। टॉर्ट के केस में अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। कंसेंट, टॉर्ट में कोई कंसेंट नहीं चाहिए, कोई प्रायर रिलेशनशिप नहीं चाहिए कोई एक्ट होने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट चाहिए, एग्रीमेंट एसेंशियल है वो। और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई कंसेंट नहीं चाहिए, गलती से हुआ है। फ्रॉम इक्विटी, ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम इक्विटी, कि किसके पास कौन सा सामान है, किसके पास क्या है, मतलब उसका राइट क्या है, उस सामान को यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी ड्यूटी क्या है, ये सब। क्राइम जो है, इसमें भी कोई कंसेंट नहीं चाहिए। अब मारने से पहले अब मर्डर थोड़ी पूछेगा मार दूं, ऐसा तो होता नहीं है, तो इसलिए कोई कंसेंट चाहिए नहीं। इम्पोज कौन करता है? क्रिमिनल स्टैट्यूट जो भी है वो सब इम्पोज करती हैं। इंटेंशन, अगर कोई कंसेंट नहीं है तो इंटेंशन नहीं होगा, इसमें इंटेंशन होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें गिल्टी माइंड, मेंसरिया, मेंसरिया एक लीगल शब्दों में हम गिल्टी माइंड को, जो भी लॉ है वो, लॉ स्टूडेंट है वो जानते होंगे कि मेंसरिया कहते हैं। मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, यानी अगर ए ने बी का मर्डर किया है तो ए का गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है। बेसिस ऑफ क्लेम क्या है? हार्म कॉज हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म हुआ है, अनजस्ट बेनिफिट टू वन पार्टी, यानी एबीसी के केस में किसको अनजस्ट बेनिफिट मिला था? सी को मिला था। क्राइम कौन करेगा? इट्स अ पब्लिक राइट ऑफ लॉ, जो भी भाई सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करता है उसी, वो सारी चीजें। रेमेडी क्या है? कंपनसेशन है। कंपनसेशन कैसा कंपनसेशन है टॉर्ट के अंदर? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का है, प्री डिसाइडेड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड यानी लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो प्री डिसाइडेड रहते हैं, जो एग्रीमेंट में रहते हैं। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टोरेशन ऑफ अनफेयर बेनिफिट, अगर मान लीजिए वही सी ने कहा कि अगर मैंने यूज किया मैं इतना पैसा आपको देने को तैयार हूं, ये सब कौन सी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। क्राइम में सीधा पनिशमेंट मिलती है, या तो फाइन मिलता है या तो जेल मिलता है, तो दोनों मिल सकते हैं। पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है? टॉर्ट के अंदर दो प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व होगी। कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी सू करती है दूसरे को। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी क्लेम करती है रिफंड या फिर रेस्टोरेशन? स्टेट, जो क्राइम है वो स्टेट प्रोसिक्यूट करता है ऑफेंडर को। बर्डन ऑफ प्रूफ किस में रहता है? प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिविल रॉन्ग में हमेशा प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी रहता है, यानी संभावनाओं का पलड़ा पलड़ा भारी रहता है, संभावनाओं का पलड़ा जो है भारी रहता है। जिसका भी ए और बी है अगर, तो ए का या फिर बी का, जो भी पार्टीज हैं उनका, अगर जिसका ज्यादा बिलीवेबल वर्जन होगा उसको, उसके हित में केस चला जाएगा। यही क्राइम जो है उनका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है मतलब अगर ए और बी है, ए ने बी का मर्डर किया है किया नहीं है ये सब चल रहा है कोर्ट में, लेकिन अगर एक भी डाउट क्रिएट होता है कि ए ने बी का मर्डर नहीं किया है, तो वो बरी हो जाएगा, वो एक्विटल उसको दे दिया जाएगा। सिविल रॉन्ग है तो सिविल प्रोसीडिंग चलेगी, क्राइम है तो क्रिमिनल ट्रायल चलेगा। डुअल प्रोसीडिंग मत का मतलब कि रन पैरेलल विद क्रिमिनल ट्रायल। मान लीजिए एक मर्डर है, उस पर टॉर्ट का भी केस चल सकता है, एक टॉर्ट वाला उस पर टॉर्ट का केस जिस पे चल रहा है उस पर मर्डर का भी केस चल सकता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नीचे, इजी है, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं ओवरलैप बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। ओवरलैप क्यों? क्योंकि अगर ये क्राइम है तो ये रहा टॉर्ट, सेम चीज है लगभग। ओवरलैप इसलिए क्योंकि एक थोड़ा सा जो है वो कम मेजर का होता है, एक थोड़ा सा ज्यादा खतरा होता है एक से। असॉल्ट, डेफेमेशन, ट्रेसपास, ये तीनों क्राइम में भी आते हैं, टॉर्ट में भी आते हैं। क्राइम में भी आएंगे, टॉर्ट में भी आएंगे। और क्यों? क्योंकि सिविल केस अगर किस में किया जाएगा, सिविल केस किया जाएगा कंपेंसेशन के लिए, क्रिमिनल कंप्लेंट की जाएगी पनिशमेंट के लिए। मान लीजिए आपने एक व्यक्ति है, ये रहा एक व्यक्ति, उसने बंदूक दिखा दी। किसको बंदूक दिखाई? एक सामने वाले इंसान को। मान लीजिए खिलौने वाली बंदूक है और ये बेहोश हो गया, तो वो किस में जाएगा? टॉर्ट में जाएगा। यही अगर ये असली बंदूक है और ये बेहोश हो गया, तो हो सकता है इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर भी लग जाए, तो ये किसके अंदर जाएगा? क्राइम के अंदर जाएगा। तो ऐसे ही यही जो एक्ट है, जो असॉल्ट है, वो हो सकता है टॉर्ट और क्राइम के बीच में जो भी होगा, वो टॉर्ट में भी ट्रीट हो सकता है, क्राइम में भी ट्रीट हो सकता है, वो केस के नेचर पर डिपेंड करता है। अब आते हैं एक बहुत ही बढ़िया डिबेट पे, टॉर्ट वर्सेस टॉर्ट। विनफील्ड कहते थे कि लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, सॉल्वन कहते थे लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है। किसकी बात मानी जाए? पता नहीं, आइए समझते हैं, पता करते हैं किसकी बात मानी जाए। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी एग्जिस्ट। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी एग्जिस्ट का मतलब ये है कि एक आदमी है, उसने दूसरे आदमी का हार्म किया है, इसी को बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी। विनफील्ड कहते हैं कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी एग्जिस्ट होती है
कि ऑल रॉन्गफुल एक्ट जो है दैट कॉजेज हार्म जो आर एक्शनेबल, ऑल रॉन्गफुल एक्ट, जो भी रॉन्गफुल एक्ट है दैट कॉजेज हार्म आर एक्शनेबल, लेकिन देर इज, अनलेस देर इज अ लीगल जस्टिफिकेशन। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इस पे कुछ तो इसका कुछ बिगाड़ा, इस ये ए है, ये बी है, इस पे कुछ इसका बिगाड़ा, ठीक है, लेकिन वो किसी भी लीगल प्रिंसिपल के अंडर नहीं आता, किसी भी एक्ट के अंदर, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉज के अंदर नहीं आता है, तो फिर वो किसके अंदर जाएगा? टॉर्ट के अंदर जाएगा। ऐसा विनफील्ड का कहना है कि एनी रॉन्गफुल एक्ट, ऑल रॉन्गफुल एक्ट, कुछ भी हुआ है, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है जिसकी वजह से किसी को हार्म पहुंचा है, वो एक्शनेबल है, तब तक एक्शनेबल है, तब टॉर्ट के अंदर एक्शनेबल है, तब तक एक्शनेबल है जब तक उसका कोई लीगल जस्टिफिकेशन ना हो। आइडिया क्या है? जनरल प्रिंसिपल होना चाहिए, ऑफ लाइबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। रूल जो है वो क्या है? ऑल रॉन्गफुल एक्ट जो है वो कॉज क्या करना चाहिए? हार्म कॉज करना चाहिए, अनलेस देयर इज अ लीगल जस्टिफिकेशन। नेचर क्या है? ओपन है, ग्रोइंग है, कि कोई सा भी, जो भी केस है, जो भी कोई एक्ट है वो इसके अंडर आ सकता है। सालमन की जो थियरी है उसको हम बोलते हैं पिजन होल्स थियरी। पिजन होल थियरी का मतलब ये समझते हैं, मान लीजिए पिजन, ये पूरा टॉट है और इसके अंदर छोटे छोटे एक्ट्स हैं, पिजन होल्स हैं। इसको नेग्लिजेंस मान लेते हैं, इसको न्यूसेंस मान लेते हैं, इसको ट्रेसपास मान लेते हैं, इसको डेफेमेशन मान लेते हैं, इसको असॉल्ट मान लेते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज्ड टॉट्स हैं, ये सारे जो हैं ये रिकॉग्नाइज्ड टॉट्स हैं। अगर मान लीजिए कोई एक्ट ऐसा है जो लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, उसका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, ये अगर इसके अंदर आना चाहे टॉट के अंदर, ये पूरा टॉट है, टॉट्स है, ये इसके अंदर आना चाहे तो वो नहीं आ सकता। ऐसा कौन कहता है? सालमन कहता है। सालमन कहता है कि कोई जनरल प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करती है, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ स्पेसिफिक नेम टॉट्स है, जैसे ये है, इसके अंदर जितने टॉट्स हैं वो फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड नंबर है, स्पेसिफिक है, बस इतने ही टॉट्स होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। An act is only a tort if it fits into one of these category। अगर मान लीजिए कोई एक्ट है वो नेग्लिजेंस के अंदर फिट हो रहा है, तो चलिए ठीक है, नेग्लिजेंस वाला टॉर्ट हो गया, इसको आने देते हैं, लेकिन इनमें से किसी में फिट नहीं हो रहा है तो इसको नहीं आने देंगे अंदर। ठीक है, आइडिया क्या है? एक फिक्स नंबर ऑफ स्पेसिफिक टॉर्ट होता है, वो एग्जिस्ट करता है, और रूल क्या है? क्लेम मस्ट बी फिट इनटू नोन कैटेगरीज और पिजन होल, जो भी पिजन होल में कैटेगरीज हैं उसमें फिट होनी चाहिए, जैसे कि नेग्लिजेंस, डिफेमेशन। ये लॉ इज फिक्स्ड, फिक्स्ड है, क्लोज्ड है, कोई ओपन नहीं, कोई ग्रोइंग वो चीज नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, आज हमने क्या पढ़ा ये सीखते हैं। एक और बार रिवीजन कर लेते हैं कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम से। प्राइमरी रेमेडी जो है वो कंपनसेशन होती है, किसको दिया जाता है? इंजर्ड पार्टी को दिया जाता है। टॉर्ट लॉ डिफाइंस ड्यूटीज ओड टू पर्सन, डिफाइंस ड्यूटीज, जो भी ऑब्लिगेशंस है लॉ इंपोज करती है बाय लॉ, वो आपके आपके आपको निभाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इंपोज कौन करता है? लॉ करती है। और टॉट वर्सेस टॉट डिबेट्स पढ़ा, यानी टॉट वर्सेस टॉट डिबेट में हमने पढ़ा कि विनफील्ड जो कहते हैं वो टॉट कहते हैं, सालमन जो कहते हैं वो टॉट्स कहते हैं। इट इज एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश टॉट, मतलब वही चीज के डिस्टिंग्विश करना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम से, ताकि हम अप्लाई कर सके करेक्ट लीगल प्रिंसिपल फॉर एंड रेमेडीज। आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू जूरिस वेदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।